गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल। मैं बीके दीक्षित आपका अपने इस चैनल बीके ट्यूटोरियल्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर जो मेरे पिछले 2 वीडियो आए हैं उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए थे। जेनेटिक मटेरियल, उसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तथा डीएनए, आरएनए, इट्स फंक्शन के ऊपर जो है डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड इसके बाद से डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, इसका जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के प्रूफ क्या है, एंड हाउ डीएनए इज रेप्लिकेटेड। तो इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। यू नो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से जो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो दोनों में अलग अलग होती है। क्या डिफरेंसेस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स। यू नो प्रोकैरियोट्स जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अंदर डीएनए, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के जो वेल डेवलप नहीं होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो है जो डीएनए होता है वो क्वाइल्ड होकर के एक सेंट्रल पार्ट के स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है, जिसको कि हम लोग न्यूक्लाइड, न्यूक्लिन, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक अपरेटस या ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसको हम लोग नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो पैकिंग होती है, देखिए इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या 3 पॉइंट है, मेन 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की सहायता से, पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से जो लॉन्ग चेन होती है वो क्वाइल्ड हो जाती है और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डीएनए इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म विथ द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स coil to form a structure that is called incipient nucleus. It means ये very simple जो है पैकेजिंग होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हिस्टोन प्रोटीन, ये बेसिक नेचर के जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होते हैं। यानी जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ओनली दे हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और तीसरा पॉइंट आप वही देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैकिंग होती है बहुत सिंपल होती है। ओके, लेट्स डिस्कस द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द यूकैरियोट्स। देखिए यूकैरियोट्स में देखा जाए तो डीएनए काफ़ी लंगर होता है, मोर देन 2 मीटर। ह्यूमन बीइंग के सेल में 2 मीटर से भी ज़्यादा 2.2 मीटर लंबा डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब इट इज मतलब ये एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट है कि इतना लंबा डीएनए कैसे पैक हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो पहला पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज इसको अगर बता दूं, जो पहला पॉइंट होगा कि जो पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में पैक होता है। पहले देखिए न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम इज कन्वर्टेड इन क्रोमेटिन थ्रेड्स एंड देन क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। तो ये पैकिंग होती है सुपर क्वाइल्ड स्टेज में होती है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, तीसरा पॉइंट अगर हम कहें कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो 5 काइंड्स के होते हैं। और ये 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन है? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये 5 काइंड्स के हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो चार जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H2A, H2B, H3 और H4, इसके दो मॉलिक्यूल्स जो है मिल करके एक कोर पार्टिकल बनाते हैं जिसको कि हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं।
और इसी हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए रैप हो जाता है। एक जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेंगे कि जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए रैप होता है वो कितने क्वाइल बनाता है, तो ऑलमोस्ट 2 राउंड जो है वो क्वाइल किया होता है। एक्चुअल में देखा जाता है ये एक्चुअली कंप्लीट 2 राउंड नहीं होता है, 1 and 3/4 राउंड होता है, ठीक है। 1 and 3/4 राउंड जो है क्वाइलिंग होती है, और जो बेस लेंथ होती है वो 146 बेस होते हैं जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ क्वाइल्ड होते हैं। एंड रेस्ट जो डीएनए होता है, जो थोड़ी सी जो डीएनए जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जिसके साथ हिस्टोन का जो H1 मॉलिक्यूल है वो अटैच होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो जो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए होता है दैट फॉर्म दैट इज प्रेजेंट विथ द हिस्टोन ऑक्टामर इज 200 बेस। तो 200 बेस pairs and one histone octamer including H1 protein form a structure that is called nucleosome। और यही न्यूक्लियोसोम जो है अगेन क्वाइल्ड करके रिक्वायरिंग के अंदर क्वाइलिंग अगेन होती है, कंडेंसेशन होता है, एंड रिजल्टेंट एक 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन थ्रेड इज फॉर्म, एंड दिस क्रोमेटिन फाइबर इज अगेन कंडेंस्ड टू फॉर्म chromosomes. Chromosomes are visible in metaphase stage and chromatin is visible in the resting phase in the cell. Okay? तो ये इनके जो है मेन जो है पॉइंट्स है। अगर इसी को हम डायग्राम की सहायता से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो है नीचे की तरफ ये 4 मॉलिक्यूल्स क्लियरली सीन हो रहे हैं और उसके ऊपर 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये 8 मॉलिक्यूल्स जो हिस्टोन प्रोटीन के हैं जो हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं। और ये कौन कौन 8 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2A, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2B, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4, यानी 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन फॉर हिस्टोन ऑक्टामर। एंड ये जो ब्लू कलर के जो रैप डीएनए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो 2 राउंड ऑलमोस्ट 2 राउंड जो इसके चारों तरफ जो लिपटा हुआ डीएनए है, जिसकी लेंथ 146 बेस पेयर है, बाकी जो डीएनए बाहर निकला हुआ है, तो इसको अगर हम मिला दें तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए दैट फॉर्म न्यूक्लियोसोम इज 200 बेस। और यहाँ पर देखिए येलो कलर का H1 प्रोटीन है, तो ये हिस्टोन ऑक्टामर से बाहर होता है। यहाँ पे देखिए ये, और इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम अगेन कंडेंस होते हैं, अब यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, और ये 30 नैनोमीटर लॉन्ग क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। 30 मीटर लॉन्ग जो है ये जो आप देख सकते हैं 30 नैनोमीटर लॉन्ग ये क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं। और ये तो इंटरफेज ऑफ सेल में विजिबल होते हैं, लेकिन अगेन इनका जब कंडेंसेशन होता है सेल डिवीजन के समय, तो माइटोफेज में जो है ये क्रोमोसोम्स के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। ये डीएनए जो पैकेजिंग हो रही है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ओके, अब आ जाते हैं हम डीएनए रिप्लिकेशन पर। अनदर इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है? तो ये एक डीएनए से, जो पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से नए स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है। क्योंकि 2 कॉपी बनती है इसलिए कभी कभी इसको डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं, यानी दोनों सेम है। अगर 2 कॉपी बनने की वजह से डुप्लीकेशन कह रहे हैं, रिप्लिकेशन में 2 या 2 से अधिक भी कॉपी बन सकती है। तो डीएनए रिप्लिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर फॉर्म फ्रॉम पेरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए डीएनए के सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम पेरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज ऑफ सेल साइकिल में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, डीएनए सिंथेसिस होती है, जिसको क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तीसरा जो इसका जो पॉइंट है वो है कि द मोड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टाल। मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 पॉइंट आए, वो क्या है? एक तो डीएनए सिंथेसिस,
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। दूसरा पॉइंट है इट टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ cell cycle. And the third point, the mode of replication of DNA is semi-conservative method. ठीक है, and its semi-conservative proof is given by Michelson and Stahl. तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि Michelson and Stahl का एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को एक डायग्रामेटिक शो किया गया है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं कि मेसेल्सन स्टॉल ने इसर्सिया कोलाई को एज ए एक्सपेरिमेंट चूज़ किया और फिर क्या किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कोनिकल फ्लास्क हैं जिसमें नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 को दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसर्सिया कोलाई का डीएनए है और ये दो डीएनए में आप जो है डिफरेंस देख सकते हैं। ये डीएनए हैवी डीएनए है और ये लाइट डीएनए है। हैवी डीएनए का मतलब क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट है, यानी अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज़ किया गया, कल्चर मीडियम में जो अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया गया उसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 15 है। ये लेबलिंग कैसे की गई, इसर्सिया कोलाई को ऐसे कल्चर मीडियम पे ग्रो किया गया जिसमें जो न्यूट्रिएंट अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया गया उसमें नाइट्रोजन 15 इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, इस तरीके से जो डीएनए फॉर्म बना वो हैवी डीएनए कहा गया और इसका जो बैंड मिला वो एक यहाँ पर बैंड को दिखाया गया है, ये हैवी डीएनए का बैंड है। दूसरी तरफ जो नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 14 जो सिंपल नाइट्रोजन है, इसके जो डीएनए बने इसको लाइट डीएनए कहा गया और इसके बैंड को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट डीएनए का बैंड है। ये जो आप पिंक कलर के ऑलमोस्ट पिंक कलर ये जो बैंड आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये जो बैंड है वो लाइट डीएनए का है। यहाँ पर जो हैवी रेड कलर का है, डार्क रेड, उसको जो हम क्या कह सकते हैं कि ये हैवी डीएनए का बैंड है। दोनों बैंड की पोजीशन अलग अलग है। ओके, अब उन्होंने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन हमने बताया कि मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंटेड इसर्सिया कोलाई बाय लेबलिंग इट विथ नाइट्रोजन 15 एंड देन दे ग्रू देम on a simple culture medium where nitrogen 14 is supplemented। पहले उन्होंने नाइट्रोजन 15 के ऊपर ग्रो करके उसके डीएनए को लेबल किया, फिर उन्होंने नाइट्रोजन 14 सप्लीमेंटेड कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो किया और हर 20 मिनट के बाद उन्होंने सैंपल कलेक्ट करके उसका डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से सीजियम क्लोराइड मीडियम में सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। देखिए डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड्स द्वारा इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, उसमें जो सॉल्यूशन यूज़ किया, जो मीडियम यूज़ किया वो सीजियम क्लोराइड यूज़ किया और उसके बाद से उनको जो बैंड मिले उसकी उन्होंने एनालिसिस की, जो ऑब्जर्वेशन किया। तो अब ये तो एक्सपेरिमेंट रहा, अब ऑब्जर्वेशन है क्या है, जब उन्होंने हैवी डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो उनको एक बैंड मिला। उसके बाद जो फर्स्ट 20 मिनट बाद जब उन्होंने कल्चर सैंपल को लिया, सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, देन ही फाउंड अनदर बैंड। ये जो बैंड है इंटरमीडिएट बैंड कहा गया इसलिए क्योंकि ये लाइट डीएनए है, इसमें नाइट्रोजन 14 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 15 है, दोनों के बीच में मिला। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इसमें नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 दोनों इनकॉर्पोरेटेड है और चूंकि डिस्टेंस देखा जाए तो इन बिटवीन द लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, सो ही उन्होंने जो एक इमेजिनेशन जो एक कंक्लूजन निकाला कि इस डीएनए के अंदर दोनों स्ट्रैंड यानी हैवी डीएनए और जो लाइट डीएनए दोनों के स्ट्रैंड इक्वल मौजूद है, यानी 50-50% जो है दोनों स्ट्रैंड है जो है, इसलिए इसको उन्होंने क्या कहा, हाइब्रिड डीएनए कहा। यानी आफ्टर 21 मिनट बाद एक जो है वो बैंड मिला जिसको हाइब्रिड डीएनए बैंड कहा गया। लेकिन अगले 20 मिनट के बाद जब उन्होंने सैंपल को एनालाइज किया, देन ही फाउंड कि हाइब्रिड डीएनए बैंड और एक लाइट डीएनए बैंड मिला, कोई हैवी डीएनए नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए और उसकी मात्रा भी कम मिली, यानी 50% हाइब्रिड डीएनए बैंड मिला और 50% उनको लाइट डीएनए बैंड मिला। और उसके बाद आगे भी उन्होंने देखा कि जो हाइब्रिड डीएनए बैंड है वो कम होता चला गया और लाइट डीएनए बैंड जो है बढ़ता चला गया।
अब ये बैंड की एनालिसिस है, मैं इन तीन को ही बस 0, 1, 2 को ही लेकर के एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो पेरेंट स्ट्रैंड डीएनए था वो 100% जो है हाइब्रिड डीएनए उसमें प्रेजेंट थे। 20 मिनट बाद जो बैंड मिला उसमें हाइब्रिड डीएनए ने 50% डीएनए हाइब्रिड और 50% हाइब्रिड डीएनए और 50% लाइट डीएनए थे। थर्ड एक्सपेरिमेंट में यानी 40 मिनट बाद जो उन्होंने जो सैंपल का जो सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, देन ही फाउंड 50% हाइब्रिड डीएनए एंड 50% लाइट डीएनए। ये दो उनको ऑब्जर्वेशन मिला। अब इसके बाद से उन्होंने जो कंक्लूजन जो निकाला वो क्या था, इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए ये पेरेंटल डीएनए है जो नाइट्रोजन 15 से क्या है लेवल्ड है, ठीक है, ये हाइब्रिड डीएनए है। इसके दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट है, इसलिए हाइब्रिड डीएनए है। अब उन्होंने ये कहा कि रिप्लिकेशन के समय मतलब मेसेल्सन स्टॉल ने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो उनका ये कहना था कि एट द टाइम ऑफ रिप्लिकेशन ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पहले अलग हुए, मतलब एक हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड यहाँ और एक हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड यहाँ, और दोनों ने अपने अपने नए स्ट्रैंड बनाए, ठीक है। यानी एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व है और दूसरा जो डीएनए बन रहा है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। अब ये कैसे पता चला? इसलिए पता चला कि नाइट्रोजन 14 सप्लीमेंटेड मीडियम के ऊपर ग्रो कराया गया, तो वहाँ जो नाइट्रोजन जो मिलेगा नाइट्रोजन प्रोटीन डीएनए सिंथेसिस के लिए वो लाइट डीएनए ही होगा। तो उस जो लाइट डीएनए जो बना वो हाइब्रिड डीएनए बन गया, ये भी हाइब्रिड डीएनए बना। तो दूसरे यानी 20 मिनट के बाद जो बैंड मिला वो हाइब्रिड डीएनए का बैंड मिला। जैसे कि आपने ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे देखा, इस 20 मिनट के बाद जो बैंड मिल रहा है वो हाइब्रिड डीएनए का बैंड मिल रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जो है ये जो 4 स्ट्रैंड्स थे इसमें से 2 हाइब्रिड डीएनए 2 लाइट डीएनए यानी 50-50 मिले। हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए का रेशियो 50-50% यानी 1:1 था। यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, ये जो 2 स्ट्रैंड थे ये दोनों अलग हुए, क्योंकि इसमें एक हाइब्रिड डीएनए का बैंड है, इसमें एक लाइट डीएनए का बैंड है, तो एक हाइब्रिड डीएनए एक लाइट डीएनए, इसमें एक हाइब्रिड डीएनए एक लाइट डीएनए, यानी ये 2 लाइट डीएनए के 2 बैंड अलग सेपरेट हुए, तो 2 हाइब्रिड डीएनए के बैंड मिले और 2 लाइट डीएनए के बैंड बने, और चारों बैंड ने अपने अपने जो नए डीएनए मालिक्यूल सिंथेसाइज किए वो लाइट डीएनए थे। इसका मतलब आउट ऑफ 8 डीएनए स्ट्रैंड्स 2 आर हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड एंड 6 आर लाइट डीएनए स्ट्रैंड। तो इस तरीके से ये 2 हाइब्रिड डीएनए मिले, 2 हाइब्रिड डीएनए का, और यहाँ पर 2 लाइट डीएनए मिले। तो इस तरीके से जो बैंड मिला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ये हाइब्रिड डीएनए का बैंड और लाइट डीएनए का बैंड इक्वल है। यानी क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर एक हाइब्रिड डीएनए और 2 लाइट डीएनए के बैंड मिल रहे हैं। तो लाइट डीएनए इक्वल है और 2 हाइब्रिड डीएनए भी इक्वल है, यानी हाइब्रिड डीएनए का रेशियो और लाइट डीएनए का रेशियो 2:2 यानी 1:1 है। अगर हम हाइब्रिड डीएनए के साथ देखें तो 2 हाइब्रिड डीएनए यानी 2:6 यानी 25:75% का रेशियो मिल रहा है। तो जो ऑब्जर्वेशन मिला उसका उन्होंने यहाँ एक बेटर एक्सप्लेनेशन दिया, एंड ही प्रूव दैट द मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब यहाँ पर लिटरेरी हमने लिख रखा है जो आप नोट कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टान 1958 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन इशर्चिया कोलाई। किस बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? इशर्चिया कोलाई के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एक बैक्टीरिया है, एंड प्रूव दैट द मोड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। इससे उन्होंने प्रूव क्या किया कि मोड ऑफ रिप्लिकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। उसके बाद से सेमी कंजर्वेटिव की मीनिंग आपको समझा चुके हैं, एक बार और बता दे रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन मीन्स दैट व्हेन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स वाज रिप्लिकेटेड ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड डीएनए हेलिक्सेस consisted of 1 strand coming from original helix and 1 newly synthesized। बस बहुत सिंपल है कि एक डीएनए में जो न्यूली सिंथेसाइज होगा उसमें एक पेरेंटल होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज होगा, तो इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ
रिप्लिकेशन कहा गया। और इसके बाद से एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, व्हाट वाज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, दे फर्स्ट पॉइंट में क्या, दे ग्रीव इसर्सिया कोलाई एन ए मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, जिसमें नाइट्रोजन 15 यूज किया गया, टू लेवल द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। पहले स्टेप में उन्होंने इसर्सिया कोलाई को हैवी डीएनए से लेवल किया, और सेकंड स्टेज, और उसके बाद से उन्होंने उसको यहाँ पर जैसे कि आपको पहले बताया था कि डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड के द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन कराया किस में, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उनको जो है वो एक बैंड मिला जिसको हैवी डीएनए बैंड कहा उन्होंने। देन ही ग्रीव देम, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्मल कल्चर मीडियम जिसमें नाइट्रोजन 14 युक्त अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया था, यानी अमोनियम क्लोराइड सप्लीमेंटेड विद नाइट्रोजन 14। तो जो डीएनए जो न्यूली सिंथेसाइज उसके बाद डीएनए बने वो लाइट डीएनए जो है बने। एंड आफ्टर ईच 20 मिनट ही टुक द सैंपल एंड सेंट्रीफ्यूज देम। After 20 minutes, after 40 minutes, and after 60 minutes, he took the sample, centrifuged them, and observed them. अब ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि आफ्टर वन रिप्लिकेशन द डीएनए आर फाउंड टू हैव क्लोज टू द इंटरमीडिएट डेंसिटी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट 20 मिनट के बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी के डीएनए मिले, उसके अगेन 20 मिनट के बाद हाफ इंटरमीडिएट डेंसिटी के और हाफ लाइट डीएनए मिले। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था, और इस ऑब्जर्वेशन के बाद से ही कंक्लूडेड, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो क्या था, द रिजल्ट एक्सट्रैक्टेड बाय मेसेल्सन एंड स्टाल वाज दैट द डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। इसको आप यहाँ पर हम समराइज करके देख सकते हैं, समरी ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि इन द फर्स्ट स्टेप दे ग्रीव इसर्सिया कोलाई ऑन मीडियम हैविंग नाइट्रोजन 15 एंड एन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एंड सेंट्रीफ्यूज देम, ठीक है। देन ए बैंड ऑफ हैवी डीएनए इज फॉर्म। यहाँ ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या पाया, ए बैंड ऑफ हाई डेंसिटी एंड हैवी डीएनए इज ऑफ 10। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ऑल द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव नाइट्रोजन 15 कॉल्ड हैवी डीएनए, यानी 100% हैवी डीएनए प्रेजेंट थे। उसके बाद से 20 मिनट बाद जो उन्होंने सैंपल लिया, तो ही ट्रांसफर्ड द बैक्टीरिया एंड कल्चर मीडियम हैविंग नाइट्रोजन 14 एंड सेंट्रीफ्यूज देम सैंपल आफ्टर 20 मिनट। 20 मिनट बाद उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूज कराया तो क्या मिला, ए बैंड ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी ऑफ हैवी डीएनए एंड लाइट डीएनए इज ऑफ 10। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, व्हाट कंक्लूजन वाज ड्रॉन बाय देम, द रेशियो ऑफ हैवी एंड लाइट डीएनए इज 1:1, यानी 50:50। एंड आफ्टर 40 मिनट्स ए बैंड ऑफ लो डेंसिटी ऑफ डीएनए एंड ए बैंड ऑफ इंटरमीडिएट हैवी डीएनए इज ऑफ 10, यानी रेशियो क्या हो गया, 3 यानी लाइट डीएनए is/1 हैवी डीएनए, 75 + 25 रेशियो मिला। ये हैवी डीएनए यहाँ पर उल्टा हो गया है, ये यहाँ पर ये देखिए ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर LIGT और यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, HEAVY। सॉरी फॉर दिस कन्वीनियंस, लेकिन सही होना चाहिए। उसके तो ये एक समरी रही, और कंक्लूजन आप जानते ही हैं कि द मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, लेट्स ऑन अनदर टॉपिक दैट इज डीएनए रिप्लिकेशन मशीनरी। मतलब डीएनए रिप्लिकेशन में क्या क्या यूज होते हैं, तो डीएनए हेलिक्सेस है, डीएनए हेलिकेज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें मेन जो चीज़ क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करते हैं, डीएनए हेलिकेज। उसके बाद से डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, इनका यूज क्या है, ये जो दिस प्रोटीन बाइंड टू डीएनए एज ए टेट्रामर एंड स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, यानी जो द टू स्ट्रैंड जब सेपरेट होंगे तो उनको स्टेबलाइज करेगा, उनको डबल स्ट्रैंड बनने से रोकेगा, ठीक है। तो उसके बाद से जो है इसका फ़ायदा क्या होता है कि रिप्लिकेशन इज 100 टाइम्स फास्टर व्हेन दीज प्रोटीन्स आर अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंडेड
डीएनए। एक्चुअली आप देखिए सिंपल, अगर वायर जो क्वाइल्ड वायर है, अगर उसको आप सेपरेट करके आप छोड़ दीजिए तो फिर वो रिक्वाइल होने लगता है। तो उस रिक्वाइलिंग टेंशन को ये कम करते हैं स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, एंड एज ए रिजल्ट जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद से डीएनए गायरेज, तो जो ये एंजाइम है ये भी क्या करता है, निगेटिव सुपर क्वाइल फोर्स जो है अप्लाई करता है, मतलब ये क्वाइल होने से, रिक्वाइल करने से रोकता है। ठीक है। इसके बाद से टोपो आइसोमरेज भी एक एंजाइम होता है, वो भी क्या करता है कि वो रिक्वाइलिंग टेंशन को रिड्यूस करता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये 3 तरह के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 है, ये रिपेयर वर्क में काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3 का। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज यूज टू रिप्लिकेट, ये न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए बनते हैं उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है। अब प्राइमेज एंजाइम, देखिए डीएनए रिप्लिकेशन विदाउट आरएनए प्राइमर स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अभी थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो आरएनए प्राइमर की जो ज़रूरत होगी, उस आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा ये आरएनए, ये प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज। और लाइगेज एंजाइम एक ग्लू के रूप में काम करता है, यानी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स फार्म होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, उनको जोड़ने का काम करता है। तो ये रहे कुछ मशीनरी जो डीएनए रिप्लिकेशन में यूज होंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर छूट गया है, वो है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है ना, डीएनए टेम्पलेट, जो जिस डीएनए के आधार पर न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बनेगा, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। और रिप्लिकेशन कहाँ होता है, रिप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिंथेसिस या मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, कैसे डीएनए सिंथेसिस। तो इसको हमने 5 स्टेप में बांट रखा है इसको स्टडी के लिए। एक्टिवेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसके बाद से अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, उसके बाद से जो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और लास्ट वन प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के लिए जो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, ध्यान रखिएगा यूटीपी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जो 4 जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, सबसे पहले ये क्या होते हैं, एक्टिवेट किए जाते हैं। और इनको एक्टिवेट कौन करता है, एटीपी। यू नो की एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। तो एटीपी प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द न्यूक्लियोटाइड। और ये एक्टिवेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रीजन है। तो ये जो एक्टिवेटेड जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये ड्यूअल फंक्शन शो करते हैं। क्या, एक्ट एज ए टेम्पलेट। पहले तो ये सबस्ट्रेट के रूप में, टेम्पलेट नहीं सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें, अनविंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए दोनों जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो रैप्ड होते हैं, उनका अनविंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अनविंडिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल, और यू नो कि द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर ज्वाइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है, फिर भी वो उनको इतना बाधे रखता है कि उनको सेपरेट करना बहुत आसान नहीं है। तो क्या किया जाता है, पहले क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो हेलिकेज एंजाइम है, या जो एंजाइम्स यूनो प्रोटीन ही होते हैं, तो हेलिकेज जो एंजाइम्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इससे जो क्या होते हैं कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी रिक्वायरिंग टेंशन होता है, जिससे ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो। तो इसमें क्या होता है कि फिर अदर जो प्रोटीन्स है वो हेल्प करते हैं। लेकिन पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि ये डीएनए का जो रिप्लिकेशन है स्टार्ट कहाँ से होता है। तो इसके लिए एक पॉइंट होता है ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। यहीं से डीएनए रिप्लिकेशन जो है स्टार्ट होगा, यहीं से डीएनए का जो सेगमेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और ये मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे। ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि डीएनए जो हेलिकेज है, हेलिकेज एंजाइम ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि दिस प्रोसेस इज स्टार्टेड ऑन डीएनए एट ORI, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ
रिप्लिकेशन। ठीक है, अब जो डीएनए गायरेज है और टोपो आइसोमरेज है या एसएसबी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो तीन चीज़ें डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये जो क्वाइलिंग टेंशन है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट पहले क्या बनेगा, रिप्लिकेशन बबल फॉर्म होगा। डीएनए के अंदर एक रिप्लिकेशन जो है बबल फॉर्म होगा। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, फिर ये बबल ऐसे बनेंगे। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ऐसे, ये बबल पहले बनेगा और ये बबल्स जो है इनको हम रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अब एक चीज़ और यहाँ पर आती है जो बाद में, ये आप देखिए, रिप्लिकेशन बबल सून कन्वर्टेड इनटू वाई शेप रिप्लिकेशन फोर्क, कैसे वाई शेप रिप्लिकेशन फोर्क बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्या है, ये जो अनपेयर्ड जो बेस है इसी पर जो है डीएनए की सिंथेसिस होगी। ठीक है, ओके। तो दूसरी बात, ये डीएनए आपने देखा कि 2.2 मीटर ऑलमोस्ट लंबा होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इतने बड़े डीएनए के ऊपर एक साथ डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होना क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो अनकॉइलिंग है इट इज ए एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसलिए क्या होता है, टुकड़े टुकड़ों में जो है मतलब एक स्मॉल पोर्शन का डीएनए रिप्लिकेशन होता है, देन स्टार्ट अगेन द रिप्लिकेशन ऑफ अनदर पार्ट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका अनविंडिंग। अनविंडिंग के बाद से क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। देखिए, आरएनए प्राइमर की जरूरत क्यों होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएनए प्राइमर की जरूरत क्यों होती है, डीएनए अपने आप क्यों नहीं स्टार्ट कर लेता है। तो यू नो कि डीएनए में कोई फ्री ओएच ग्रुप नहीं होता है और आरएनए में कार्बन के सेकंड पोजीशन पर फ्री ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है और यही ओएच ग्रुप जो है डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। आरएनए प्रोवाइड क्या, सिंथेसाइज आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए प्राइमर जो सिंथेसाइज होगा वो डीएनए मॉलिक्यूल के ओआरआई पर जुड़ करके और डीएनए के बाइंड होने के लिए हेल्प करेगा, बाइंड होने में हेल्प करेगा। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। देखिए, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक देखिए आप, इसके जो स्ट्रैंड होते हैं, एक में 5 डायरेक्शन होता है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 और ये 3, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 5। एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यू नो पहले ही जान चुके हैं इसको। यहाँ पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है, वो ये है कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही रन करेगा। यानी अगर ये 5-3 है तो इस पे इधर से शुरू होगा, लेकिन इस पे ये 3 to 5 है तो इधर से नहीं शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। जितना अनविंड हुआ होगा पहले उतने का रिप्लिकेशन होगा, फिर दोबारा जो इतना अनविंड होगा उसका रिप्लिकेशन होगा। तो ये जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर डीएनए कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी। डीएनए को जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, या एक ही आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी और इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसमें देखें तो जितना अनकॉइल्ड डीएनए है पहले उसका डीएनए बनेगा, फिर अनकॉइलिंग होगी, फिर डीएनए बनेगा। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगी, इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए बनेगा वो उसको ऐड करने के लिए इसको, इस फ्रेगमेंट्स को, जो फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे उनको हम एक जापानी साइंटिस्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम पर, ओकाजाकी के नाम पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ओकाजाकी। और दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर अगेन ज्वाइंट विथ ईच अदर बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो अगर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में अगर हम देखें तो लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है, 1 आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड, नो डीएनए लाइगेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेगमेंट्स जो है नहीं बनेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट में नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, द सिंथेसिस इज डिसकंटिन्यूअस और डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड मेनी आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड एंड डीएनए जो सेगमेंट्स बनेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड को दिखाया गया है। ये लीडिंग स्ट्रैंड है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस है, यहाँ पर जो देखिए ये आरएनए प्राइमर है, और ये दूसरा जो है लैगिंग स्ट्रैंड है जिसमें डीएनए स्मॉल पीसेस में सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन एक उठ सकता है कि ये स्मॉल पीसेस में क्यों बन रहा है। इसलिए कि जितना डीएनए अनकॉइल हुआ पहले उतना ही डीएनए पहले सिंथेसाइज होता है। ठीक है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि होल डीएनए एक बार में अनकॉइल्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि डीएनए की सिंथेसिस ऑलवेज 5:3 डायरेक्शन में होगी। तो स्टार्ट होने के लिए डीएनए का अनकॉइल्ड होना जरूरी होता है। तो जितना अनकॉइल होता है पहले वो सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 ये प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयरिंग का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वही म्यूटेशन के रूप में सामने आता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड. How do you like it? Comment on comment box, and you can also, if you have any problem, then you may contact to me on phone number 9452661828. So this is all about this video. Thank you very much.